नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम नए बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया क्या है? ये भी एक प्रकार का निमोनिया है। निमोनिया की कंडीशन में क्या होता है, ब्रोंकोस में सूजन आ जाती है। जब ये ब्रोंकोनिमोनिया होता है, ब्रोंकोनिमोनिया ये टाइप है सेकेंडरी निमोनिया का एक टाइप है, जिसमें अगर किसी को लगातार खांसी आ रही है और ब्रोंकस में सूजन है जिसके लगातार कफ बना हुआ है, वो आगे चल के वो इन्फेक्शन और नीचे चला जाता है, ब्रोंकस में चला जाता है और वहाँ के पैरेन्काइमा सेल्स में सूजन पैदा करती है, जिससे हम ब्रोंकोनिमोनिया कहते हैं। ब्रोंकोनिमोनिया अगर कोई बच्चा है, जिसको बच्चा है अचानक उसको सर्दी जुकाम है, खांसी, मीजल्स हुआ है या कुकुर खांसी हुआ है, उसके कारण भी ब्रोंकस में सूजन आ जाने से, इन्फेक्शन आ जाने से ब्रोंकोनिमोनिया हो जाता है। अगर वयस्क पुरुष हैं, एडल्ट हैं, तो एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में अगर किसी को लगातार खांसी है, लगातार कुछ दिनों से खांसी है, सर्दी जुकाम है, तो वो आगे चल के ब्रोंकस में इन्फेक्शन चला जाता है और वो इन्फेक्शन फिर क्या होता है, ब्रोंक्यूल में चला जाने के बाद ब्रोंकोनिमोनिया कॉज करता है। मतलब ब्रोंकोनिमोनिया नाम का एक बीमारी हो जाता है जिसमें परेशानी आती है सांस की। क्या कारण है? कारण तो जैसे हम बता दिए, अगर बच्चा है तो उसको सर्दी जुकाम, मिजल्स है, हुपिंग कफ है, या कि फिर कुकुर खांसी है, या कि खसरा है, इस परिस्थिति में भी आगे चल के वो ब्रोंकोनिमोनिया हो जाता है। अगर वयस्क पुरुष है, वयस्क पुरुष में अगर वो किसी को सर्दी जुकाम खांसी है, उसका ट्रीटमेंट नहीं लेता है, या कि फिर उसको स्मोकर है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है और उसको लगातार खांसी आ रही है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता है, तो आगे चल के वो ब्रोंकस में इन्फेक्शन काज करता है। ब्रोंकस में सूजन आ जाती है ब्रोंक्यूल्स में और वहाँ पे बीमारी डेवलप हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ब्रोंकोनिमोनिया। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो अगर ऐसा कोई लक्षण दिखाई देता है ब्रोंकोनिमोनिया में, क्या लक्षण हो सकते हैं, तो चलिए जानते हैं इसके लक्षण के बारे में। इसमें हाई ग्रेड फीवर, मतलब बहुत अधिक तेज़ बुखार आती है, अचानक से बहुत अधिक तेज़ बुखार आ जाती है और इतना तेज़ बुखार आती है कि एकदम टेम्परेचर 100, 300, 400, 105 तक भी चला जाता है। बच्चों में अगर ये ज़्यादा बुखार तेज़ चला जाए तो कन्वर्जन की स्थिति भी आ जाती है, फिर बच्चे को झटके आने लग जाते हैं इस टाइप से। ऐसी स्थिति में ब्रोंकोनिमोनिया की हाई ग्रेड फीवर जिसे बोलते हैं, उच्च तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है, बदन में दर्द होता है, बड़े बड़े बलगम खांसने से खखार बाहर आती है, सांस तेज चलती है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ता है, सांस लेने में तकलीफ भी होती है और सांस जल्दी जल्दी लेना भी पड़ता है। सांस लेने में तकलीफ भी होती है, सांस जल्दी जल्दी लेना भी पड़ता है। ऐसी स्थिति टेकेपनिया हो जाता है, सांस तेज़ी से बार बार लेना पड़ता है और वो लगातार ये प्रॉब्लम बना रहे तो बॉडी के अंतिम छोर में नीले नीले पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं उंगलियों में, नोज़ में, टंग में, जीभ में, इन सब चीज़ों में नीलापन आने लग जाता है। नीलापन क्यों आता है? कितनी खांसी आती है कि वहाँ पे ब्लड से ऑक्सीजन हमारे लंग्स हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को प्यूरिफाई कर ही नहीं पाती है, ऑक्सीजन मिक्स कर ही नहीं पाती है, ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, जिसके कारण हाइपोक्सिया होता है और वहाँ पे नीला दिखाई देने लग जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या है, इससे सेंट्रल साइनोसिस डेवलप हो जाता है। छाती का एक्सरे अपन करवाते हैं, कुछ अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं तो एग्जामिनेशन में हमको घर 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 की आवाज़ सुनाई देती है। स्टेथोस्कोप से चेक किया जाता है। स्टेथोस्कोप से चेक करने के बाद फिर चेस्ट में घरघराहट की आवाज़ आती है, शाय शाय की आवाज़ सुनाई देती है। क्रेपिटेशन एंड रोहंकाई बोलते हैं, वो स्पेशली वन लोब में भी हो सकता है, दोनों लोब में भी हो सकता है। बेसल, खासकर बेसल एरिया में, मतलब लंग्स के निचले हिस्से में, लोब्स में ब्रोंकस हो सकता है, क्योंकि ब्रोंकस नीचे हिस्से में रहते हैं तो ब्रोंकियोल्स में क्रेपिटेशन एंड रोहंकाई सुनाई देता है। एक्सरे अपन कराते हैं तो एक्सरे में दोनों तरफ वाइट सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, पैच दिखाई देते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है। अपन इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में अपन पेशेंट का कंप्लीट हीमोग्राम टेस्ट कराते हैं। हीमोग्राम में हीमोग्लोबिन, WBC, डिफरेंशियल काउंट, टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट, ये सब MCSC, MCV, ये सारा टेस्ट करवाते हैं। तो इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि इसमें जो
ल्यूकोसाइट की मात्रा होती है, ल्यूकोसाइट और न्यूट्रोफिल्स की संख्या होती है नॉर्मल काउंट से ज़्यादा पड़ी पाई जाती है। ज़्यादा मात्रा में ये संख्या में ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, दैट भी ये इंडिकेट करते हैं कि इस पेशेंट को आपकी निमोनिया में इन्फेक्शन है, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है। और कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ही आप चेस्ट एक्सरे हो गया और कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट को तो उसे अपन रूटीन एग्जामिनेशन भी करते हैं, जैसे लिवर फंक्शन है, किडनी फंक्शन है, हार्ट फंक्शन है, यूरिन एग्जामिनेशन है, ये कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशन करवाना होता है। अब बात करें मैनेजमेंट की, तो अगर कोई पेशेंट ब्रोंकोनिमोनिया का पेशेंट अगर आ जाता है तो उस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए। उस परिस्थिति में पेशेंट अगर हमारे पास आता है, अगर ऑक्सीजन लेवल उसका बहुत कम है तो उसे ऑन द स्पॉट ऑक्सीजन सपोर्ट में रखना है। किसी भी परिस्थिति में अगर घर में सुविधा नहीं है तो हॉस्पिटल में एडमिट करके उसको ऑक्सीजन सपोर्ट में रखना है। और दूसरी बात, उसे ऑक्सीजन सपोर्ट, अगर ऑक्सीजन लेवल ठीक है लगभग, तो उसे आप मेडिकेशन पे रखेंगे। सबसे पहले उसे हम नेबुलाइज करेंगे, सॉल्बुटामॉल या लेवोसॉल्बुटामॉल या एपाट्रोपियम ब्रोमाइड से इन्हें नेबुलाइजेशन करना पड़ेगा सुबह शाम। और ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन देनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक थेरेपी देनी पड़ेगी। एंटीबायोटिक थेरेपी उसको लगातार अमॉक्सिसिलिन या क्लावेनमिक एसिड इस टाइप का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए मैक्रोलाइड्स देने पड़ेंगे। मैक्रोलाइड्स ड्रग्स होती है जो उसको पेशेंट को देने होंगे, जिससे पेशेंट की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम किया जा सके। ब्रोंकोडायलेटर हो गया, पेन है तो पैरासीटामॉल यानी कि पेन किलर मेडिसिन देना, एंटीपायरेटिक ड्रग्स देना पड़ेगा, म्यूकोलाइट्रिक ड्रग्स देनी पड़ेगी, एंटी कफ सिरप, जिससे कोई खांसी उसी आती है तो उससे कफ ब्रेक होकर निकल के बाहर हो, साफ हो जाए। मल्टीविटामिन, सपोर्टिव मेडिसिन और डाइट थेरेपी पे ध्यान रखना होगा, जिससे पेशेंट की रिकवरी में हेल्प मिले। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को जागरूक करने में मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।